हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके चैनल द फार्मा स्कॉलर में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। अब मेडिसिन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में ढेर सारी मेडिसिन सिस्टम चलते हैं, जैसे होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, यूनानी है, सिद्धा है। ये 5 डिफरेंट टाइप के मेडिसिन सिस्टम है। लेकिन इन पांचों में से जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन वो 3 सिस्टम है, जिसका नाम है होम्योपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम एंड एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। एक एक करके हम तीनों में क्या फीचर्स हैं, तीनों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या आप बोल सकते हैं क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से उनमें ट्रीटमेंट होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सिस्टम, दैट इज द होम्योपैथिक सिस्टम। मेडिसिन सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के फादर थे हमारे सैमुअल हैनेमन। सैमुअल हैनेमन की एक थ्योरी थी, एक प्रिंसिपल था। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिलीव दैट अ सब्सटेंस that cause symptoms of a disease in healthy people can cure similar symptoms। समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई डिजीज के जैसा सिम्टम अगर दे रहा है तो वही सब्सटेंस यूज हो सकता है उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। एक कोल्ड का सिम्टम देखिए। कोल्ड में सिम्टम क्या होते हैं? रनिंग नोज होती है, वाटरी आईज होती है, रेडनेस ऑफ आईज होती है, एक फीवर भी होता है। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन जब हम एक अनियन को कट करते हैं तो भी होता है, यानी रनिंग नोज हो रही है, वाटरी आईज हो रही है। तो उनके कहने का मतलब कि वो जो अनियन है उसने सेम सिम्टम्स दिए या सेम इफेक्ट वो दे रहा है या सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स कि वही अनियन यूज हो सकता है कोल्ड में, क्योंकि कोल्ड में भी सेम सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसी हमारी डिजीज है वो उसी सब्सटेंस से ट्रीट हो सकती, जब वो सब्सटेंस भी सेम ही सिम्टम देगा खाने के बाद, तभी वो डिजीज जो है वो ट्रीट हो सकती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक प्रिंसिपल। अब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक और थ्योरी पे काम किया। उस समय एक थ्योरी आई थी, कलेंस की थ्योरी। कलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिंकोना बार्क है, जो प्लांट से ली जाती है, सिंकोना प्लांट से, उसकी जो बार्क मतलब छाल, उस छाल से मलेरिया ट्रीट हो सकता है, ऐसा कलेंस ने अपनी थ्योरी में लिखा था। अब उस बार्क से मलेरिया क्यों ट्रीट हो रहा है? क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि वो बार्क बिटर है, मतलब कड़वी है। तो उस समय फिर हैनेमन ने प्रूव किया कि मैं इसको अलग तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, सिंकोना बार्क को इंजेस्ट कर लिया, यानी खा लिया। खाने के बाद उनको कुछ सिम्टम्स अराइज हुए, जैसे जॉइंट पेन, बॉडी पेन या हाई फीवर। अब ये सिम्टम्स जो मलेरिया के पेशेंट के सिम्टम्स थे उससे कॉमन थे। मतलब कि एक मलेरिया के पेशेंट में भी सिम्टम्स क्या थे? जॉइंट पेन होना, बॉडी पेन होना, फीवर होना। एंड हैनेमन ने जब सिंकोना बार खाई थी तो उस कंडीशन में भी उनको सेम सिम्टम्स हो रहे थे। तब उन्होंने प्रूव किया कि सिंकोना बार्क मलेरिया में इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये सेम सिम्टम देती है खाने के बाद। तब जाकर उन्होंने इसको प्रूव किया, दैट इज अ लाइक क्योर लाइक। ये हम ऐसे सब्सटेंस ही देंगे जो कि वैसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करें खाने के बाद, जो कि वो डिजीज की कंडीशन है। ये थ्योरी उनकी लेकर के है, जिसको हम बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक। अब इसमें आते हैं ट्रीटमेंट पे, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन का। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में हमें पता है कि ट्रीटमेंट होते हैं डाइल्यूशंस के ऊपर। डाइल्यूशन किसका? जो भी हमारा प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से जो भी हमारी ड्रग निकलती है उसको सबसे पहले उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो भी उसका मेडिकल कॉन्स्टेंट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले टिंचर बनाया जाता है। टिंचर कैसे? कि मान लीजिए हमें कोई प्लांट है, उसकी एक्टिविटी है, ठीक है, तो उस प्लांट को सबसे पहले अल्कोहल के साथ या किसी डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट यानी कि उसको 21 दिन या 14 दिन के लिए उसको रख दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअम। ठीक, 21 दिन के बाद जब उस प्लांट मटेरियल से जो भी उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस वाटर में रिलीज हो जाएंगे। अब इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मदर टिंचर। अब ये जो प्रोडक्ट हमारा आया, अब इसी को हम लेकर के इसी का डाइल्यूशन करेंगे। कैसे? अब मान लीजिए कि हमने कोई 5 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया। अब उस 5 ml डिस्टिल्ड वाटर के को आप 10 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करिए।
अब 10 मिलियन पार्ट्स का एक पार्ट जो है आपको उसमें ड्रग का ऐड करना है, ठीक है ना। सिंपल सी है, बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से मैं आपको जनरल सिंपल बता रही हूँ कि अगर हमने 5 ml वाटर लिया, 5 ml को हमने 10 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड किया, अब उतना जितना आया एक पार्ट उतना ही पार्ट हम उसमें एक पार्ट का ड्रग उसमें ऐड करेंगे, ये हमारा डाइल्यूशन हुआ। और ये जो एक पार्ट ड्रग आई थी हमने जो एक मदर टिंचर बनाया था उससे आता रहता है, मतलब इसमें भी कई सारे डाइल्यूशंस होते रहते हैं। तो सिंपली बात मेरे कहने का इतना ही है, ठीक है। सो आप समझ लीजिए कि 10 मिलियन पार्ट्स का एक पार्ट हमारे इसमें ड्रग होती है, एंड वो जो डाइल्यूशंस बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं या तो अल्कोहल को यूज करते हैं या डिस्टिल्ड वाटर को यूज करते हैं, या डिस्टिल्ड वाटर एंड अल्कोहल में जब ड्रग एक्सट्रैक्ट हो जाती है तब फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर में या अल्कोहल में फिर फर्दर डाइल्यूट किया जाता है। ये अल्कोहल या वाटर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो सकता है। बट बात यहाँ पे ये आती है कि जब ड्रग इतनी स्मॉल क्वांटिटी में है तो वो इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती है, या वो ट्रीटमेंट कैसे दे सकती है, या उसकी एक्टिविटी कैसे आ सकती है ना। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से एक कंसेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम विग्रस शेकिंग करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा डाइल्यूशन है ना उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, उसको विग्रस शेकिंग करते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, विग्रस शेकिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। और एक ही बार में नहीं डालते हैं, इसमें सीरियल्स डाइल्यूशन चलते हैं कि मान लीजिए कि एक ग्लास है उसमें 1 चम्मच आपने शुगर डाल दी, अब वो इस एक ग्लास से आपने 1 चम्मच निकाला, फिर आपने 4 ग्लास में उस सॉल्यूशन को डाला, फिर आपने उस 4 ग्लास से 1-1 चम्मच निकाला, फिर आपने 10 सॉल्यूशंस में मिलाया। तो इस तरीके सीरियल डाइल्यूशन चलता रहता है। तो उन्होंने बोला कि इतना हम जब डाइल्यूशन करते हैं ना तो एक विग्रस शेकिंग करते रहते हैं उस डाइल्यूशंस की। अब शेकिंग करने की वजह से क्या होता है कि उस वाटर में या जो भी हमारा अल्कोहल है या जो भी हमने मिलाया वाटर है उसके अंदर एक एनर्जी बन जाती है, एक वाइटल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उस डाइल्यूशन की पोटेंसी बढ़ जाएगी। एक बोल सकते हैं कि पोटेंसी मतलब उसकी एक्टिविटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। एंड यहाँ पे उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वाटर मेमोरी। उनका कहना ये था कि जब हम किसी भी कोई डाइल्यूशन करते हैं उसमें जो भी हमने सब्सटेंस मिलाया है शुरू में ही जो हमने ड्रग मिलाई है और उसका डाइल्यूशन जब करते जाते हैं, विग्रस शेकिंग करते जाते हैं, तो वाटर एक मेमोरी जनरेट कर लेता है। वो मेमोरी क्या होती है कि मतलब जो भी उसमें जितना भी परसेंट वाटर या जितना भी परसेंट उसमें ड्रग मिलाया गया है, ये वाटर उस ड्रग की एक्टिविटी के जैसा काम करने लगता है, ठीक है। मतलब कि जब हम जैसे जैसे डाइल्यूशन मिलाते जाते हैं तो जितना परसेंट भी हमारी ड्रग है, ये वाटर बहुत ज़्यादा शेकिंग करने की वजह से या बहुत डाइल्यूशंस करने की वजह से ये वाटर उस ड्रग की जैसी उसकी मेमोरी हो जाती है, उसके जैसा एक्टिविटी प्रोड्यूस करने लगता है। इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वाटर मेमोरी, इन विच वाटर रिमेंबर द सब्सटेंस मिक्स इन इट। यानी कि इसमें जो वाटर है, जो भी उसमें सब्सटेंस इनिशियली से मिलाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही, वो उसकी पोटेंसी या उसकी एक्टिविटी को कंज्यूम करने लगता है और वैसे ही एक्टिविटी प्रोड्यूस करने लगता है। एग्जाम्पल में अगर समझें, हमने क्या किया, संतरे का छिलका लिया, ठीक है ना। अब संतरे को छिलके को हमने 21 दिन तक वाटर में रख दिया, तो अब उससे क्या होगा कि उस जो संतरा है, संतरे में जो भी मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, वो एक्सट्रैक्ट होकर के उस वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। तो वो क्या बना, हमारा एक मदर टिंचर बना। अब इस मदर टिंचर को हमने क्या किया, इससे हमने क्या किया, 1 चम्मच लिया इस टिंचर में से एंड उसको एक ग्लास में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब फिर से क्या किया, उस ग्लास से फिर से हमने 1 स्पून लिया एंड उसको हमने 4 ग्लास में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब फिर से जो हमने 4 ग्लास में डिसॉल्व किया उसमें से 1 ग्लास में फिर 1 स्पून निकाला एंड देन फिर उसको 20 ग्लास में डिसॉल्व कर दिया। इस तरीके से डाइल्यूशन होता रहता है। तो कहने का मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें भले ही ड्रग कम होगी लेकिन वो जो वाटर है वो उस ड्रग की जैसी एक्टिविटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जो भी उसमें थोड़ी भी मात्रा में मिलाया गया है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि हमने इतना सब तो डिस्कस कर लिया, बट वो जो छोटे छोटे शुगर बॉल्स हैं उसका क्या मोटिव है इस होम्योपैथिक मेडिसिन में, वो देखिए उसका रोल क्या है। सो बेसिकली वो जो शुगर बॉल्स होती हैं उनके अंदर कोई भी मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादातर नहीं होता है। दे आर इनर्ट इन नेचर बट दे आर स्वीट इन नेचर। अब इसका यूज़ क्या है कि वो बनाई जाती है लैक्टोज शुगर से। अब लैक्टोज शुगर क्या होती है, बॉडी में जब कोई भी ग्लूकोज जाती है तो वो ग्लूकोज ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, यानी कि वो लैक्टोज शुगर जो भी ड्रग उस डाइल्यूशन में है ना उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। दैट इज वाई वो जो शुगर ग्लोब्यूल्स है उसके अंदर वो डाइल्यूशन मिलाया जाता है एंड देन जो है वो
दिया जाता है। सो वो जो शुगर ग्लोब्यूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं वाइट ग्लोब्यूल्स, दैट इज लैक्टोज शुगर की बनी होती हैं वो ग्लोब्यूल्स, एंड उनका बेसिकली काम ये होता है कि वो जो भी ड्रग है हमारे डाइल्यूशन में उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, या जो भी हमारी ड्रग है उसको एब्जॉर्प्शन को बेटर करने के लिए वो बनाई जाती है। तो बात ये है कि इतना सब तो ठीक है, लेकिन फिर मतलब इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मेडिसिन एट अ मोमेंट पे कोई भी इफेक्ट के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं। एंड अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये ड्रग्स ऐसी, ये मेडिसिन ऐसी हैं जो लेस एडवर्स इफेक्ट या बिल्कुल भी एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें ड्रग की मात्रा काफ़ी कम मानी जाती है, जिसकी वजह से ये मेडिसिन कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। पर्सन चाहे कितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको यूज़ करे। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन में आज भी 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे ट्रीट हो चुके हैं, या एंड इस पर इसकी मेडिसिन अभी चल रही हैं। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम ये हमारी कंट्री में 3000 साल पुराना सिस्टम है, जो कि हमारी कंट्री में ओरिजिन हुआ था। एंड इस सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इट एक्ट्स ऑन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये बॉडी की प्रकृति के ऊपर, क्या बॉडी की प्रकृति क्या है उस बेसिस पे ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम का बेसिकली काम है कि बॉडी से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको एलिमिनेट करना एंड रिमूव आउट करना, एंड देन बॉडी को हील करना। बेसिकली देखा जाए तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है 5 तत्व से मिली है, जिसका मतलब है 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स हैं अर्थ, इसका मतलब है धरती, स्पेस मतलब आकाश, एयर मतलब वायु, फायर मतलब अग्नि, एंड वाटर मतलब जल। ठीक है, यानी कि धरती, आकाश, वायु, अग्नि एंड जल। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इन्हीं 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी हुई है, एंड यही जो हमारी बॉडी की प्रकृति को डिजाइन करता है। इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे हर इंसान की प्रकृति जो है वो डिपेंड करती है। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होकर के 3 तरह के बेसिक फोर्सेस को डिजाइन करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये 3 तरह के बेसिक फोर्स बनाते हैं, जिसका नाम है वात, पित्त एंड कफ। सो देख लेते हैं क्या। तो जो आयुर्वेदा में 3 दोष माने गए हैं, दैट इज अ वात, पित्त एंड कफ। वात मीन्स दैट इज द एयर, पित्त मतलब फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, एंड कफ मतलब वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन इन द बॉडी। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में समझते हैं। जो वात दोष मतलब दिस दोष कंट्रोल्स ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, हार्ट फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यानी कि ये जो बात है ये बॉडी के इतने सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करेगा। अब ये है कि अगर कोई पर्सन वात दोष से पीड़ित है या उसमें वात दोष है, इट मीन्स कि वो सफ़र कर सकता है कुछ डिजीज को, लाइक एंजाइटी, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्किन प्रॉब्लम्स, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी कि किसी पर्सन में अगर वात दोष है देन पर्सन को ये डिजीज या ये कंडीशंस होने की चांसेस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पित्त दोष। पित्त दोष का मतलब क्या है कि दिस एनर्जी कंट्रोल्स द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड सर्टेन हार्मोन्स, यानी कि ये जो पित्त है ये कंट्रोल करता है बॉडी कई सारे हार्मोन्स को, डाइजेशन को एंड मेटाबॉलिज्म को। अब ये है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो पर्सन बहुत सोर एंड स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं दे मे लाइकली टू डेवलप द कंडीशंस लाइक हार्मोन इम्बैलेंस, हार्ट डिजीज, इन्फेक्शन एंड अनडाइजेशन। ये था हमारा सेकेंड दोष का। थर्ड दोष क्या कहता है आयुर्वेदा में, दिस इज द कफ दोष। इस दोष के अकॉर्डिंग दिस फोर्स ड्राइव कंट्रोल्स द मसल ग्रोथ, बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब इस दोष के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दिन में सोता है या बहुत ज़्यादा सोर एंड स्पाइसी फूड को कंज्यूम करता है, दे मे लाइकली टू डेवलप द कंडीशंस ऑफ लाइक कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड नोजिया। So these are the 3 दोष of Ayurveda. So Ayurveda is basically depend on these दोष, and इन्हीं दोष के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली आयुर्वेदा का जो मेन गोल है दैट इज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी, एंड किसी भी तरीके से बॉडी को एक हीलिंग कंडीशन में लेकर के आना। एंड इसीलिए आयुर्वेदा इट इज द बेस्ट सिस्टम अभी तक माना गया है, जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एडवर्स रिएक्शंस देखी जाती हैं। तो अभी तक देखा जाए तो अभी तक जो बेस्ट सिस्टम माना जाता है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का माना जाता है, क्योंकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी एडवर्स इफेक्ट या अभी तक देखा नहीं जाता है पेशेंट्स के अंदर। अब आते हैं हमारे थर्ड मेडिकेशन सिस्टम, दैट इज द एलोपैथिक मेडिकेशन सिस्टम। लास्ट आता है हमारा दैट इज द एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। एलोपैथिक मेडिसिन के फादर थे हमारे हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बोला जाता है। अब एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम काम करता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे। एविडेंस बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि जो भी डिजीज कंडीशन है
उसका जो एविडेंस है कि पहले ऐसा हो चुका है, उससे जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज है, तो एविडेंस है कि हमारे पास डायबिटीज में ये डिजीज में ये ड्रग देते हैं, उसी बेसिस पे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा अपोजिट होना चाहिए हमारे एलोपैथिक सिस्टम में। अपोजिट का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट को कफ है या स्नीजिंग है या कोल्ड है, तो जो भी हम मेडिकेशंस देंगे वो उसके जस्ट अपोजिट एक्ट करना चाहिए, तभी वो डिजीज जो है वो ट्रीट होगी, है ना। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो जो भी हम ड्रग देंगे वो उस बैक्टीरिया को किल करना चाहिए, उस वायरस इन्फेक्शन को डिक्रीज करना चाहिए, तभी वो हमारी इफेक्टिव मेडिकेशन है। सो दिस मेडिकेशन ट्रीटमेंट शुड प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट ऑफ द डिजीज और सफरिंग, एकदम अपोजिट एक्शन आना चाहिए इस मेडिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब बात ये आती है कि मेडिकेशन के लिए हम ड्रग कहाँ से ला करके आते हैं। देखा जाए तो जो ओरिजिन है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। जितनी भी ड्रग हमारी बनती हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल प्लांट्स है, मिनरल्स है, उन सबसे मेन जो ड्रग है उसको लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड कंपाउंड, एंड देन फिर उसकी लैब में उसी के जैसे कंपाउंड्स को या तो सिंथेसाइज करते हैं या उसी कंपाउंड्स में कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई OH ग्रुप हटा दिया है, कोई ईथर ग्रुप हटा दिया उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जिसकी एक्टिविटी है, एंड देन फिर उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ड्रग बनाई जाती है, एंड देन उस ड्रग को यूज किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट में। तो बात ये आती है कि हम अगर उसी नेचुरल प्लांट से ही जब ले रहे हैं, तो फिर हम आयुर्वेदा में और एलोपैथिक में अंतर क्या है। आयुर्वेदा में क्या है कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि एलोपैथी में क्या करते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से केमिकल कॉन्स्टेंट को लेते हैं, एंड देन उसको लैब में सिंथेसाइज करते हैं, एंड देन उसको ड्रग एज अ ड्रग आप बोल सकते हैं कि मार्केट में क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू, स्क्रीनिंग के थ्रू उसको मार्केट में या सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू वो ड्रग जो है वो स्क्रीनिंग होती है उसकी, एंड देन वो जो ड्रग है एप्लीकेबल होती है किसी भी पेशेंट्स पे अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे अंतर यही है आयुर्वेदा में एलोपैथिक में कि जो ड्रग्स है उसका ओरिजिन तो नेचुरल रिसोर्सेज ही है, बट इनको सिंथेसाइज किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या अगर ऐसा है तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है। बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि जब हम इस ड्रग को लेबोरेटरी में कुछ सिंथेसाइज करते हैं या इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इसकी पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया, केमिकल कांस्टेंट प्लांट से लिया, तो उसकी एक्टिविटी अगर उसमें उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम लैब में उसमें कुछ ऐसे केमिकल कांस्टेंट मिला देंगे जिसकी वजह से उस केमिकल कांस्टेंट की एक्टिविटी और भी ज़्यादा 20 टाइम्स 100 टाइम्स तक बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग को बना सकते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन की डिमांड को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक अंतर है। बट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये जितनी जो ड्रग्स हैं एट अ मोमेंट पे एक्शन तो करती हैं, बट ये उतना ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं ऑन द लॉन्ग कंजप्शन। अब ये कंडीशन हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में एंड होम्योपैथिक मेडिकेशंस में नहीं देखी जाती है। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस एंड होम्योपैथिक मेडिकेशंस में एडवर्स इफेक्ट बहुत ही लीस्ट देखने को मिलते हैं, जबकि ये एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दे आर द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, एंड जितना फ्रीक्वेंटली इनका एक्शन होता है उतना ही ज़्यादा ही एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। तो एलोपैथिक सिस्टम हमारा क्या है कि ये एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि जो भी हमारे पास एविडेंस है उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसी डिजीज़ की बेसिस पे हम फर्दर स्टडीज़ को करते हैं, एंड जो भी मेडिकेशन ट्रीटमेंट देंगे वो जस्ट जो भी सफरिंग है उसके जस्ट अपोजिट काम करनी चाहिए, मतलब कोई भी डिजीज़ के जस्ट अपोजिट काम करेगी। एंड जो मॉलिक्यूल हमारा आता है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज से हम मेन लीड कंपाउंड लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसको ड्रग में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करती है और जो भी पाथवे जिनको इनहिबिट करना है उन पे एक्शन करेगी, एंड देन जो भी डिजीज है उसको इंटरप्ट कर देगी। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। सो अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।